नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बड़ा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी स्पेक्ट्रम क्या होता है और मैंने आपको रियल मीनिंग स्पेक्ट्रम का समझाया, क्योंकि मुझे मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी तक पहुंचना था। सो मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करने से पहले वी मस्ट टॉक अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी. So study of emission and absorption of light and other related phenomena in any matter is called spectroscopy. Spectro मतलब spectrum, scopy मतलब स्कोपियो देखना. So spectrum को देखने के लिए, spectrum को understand करने के लिए जो ब्रांच हम लोगों ने डेवलप किया है, हम लोगों ने नहीं, हमारे पुरखों ने जो और मैं कहूँ कि साइंस के पुरखों ने जो ब्रांच डेवलप करी है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो बेसिकली द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट and other radiations from any matter that comes under the category, that comes under the study of or under the field of spectroscopy. So it is used to identify elements and compounds of atoms and molecules. किसी भी एटम, जैसे ही क्या होता है कि केमिस्ट्री में खास करके जब लोग इन्वेंशंस करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या बन गया, कुछ नया बन गया है या कुछ मैं कहूँ कि कुछ एलियन जैसा कुछ नया आया, तो वो कुछ क्या है. सो उस कुछ का जवाब जो है वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है. हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कहें कि जो सिंथेसिस जो हुआ उसके अंदर एटम्स कौन से हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं. सो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं. सो बेसिकली आई कैन से कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टडी द इंटरैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ देयर कोलिजन एनर्जी. क्या है कि हम सिर्फ किसी एटम या मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उनकी इंटरैक्शंस, उनकी कोलिजन एनर्जीज, उनकी कैलकुलेशंस भी करेंगे. सो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होता है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इन ऑल द ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि इन ऑल द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, और इन सब के अंदर इसका मेजर रोल रहता है. अब ये तो बात रह गई इंट्रोडक्शन की. जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ब्ला 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 ब्ला. सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. नाउ वी मस्ट टॉक अबाउट कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत. अब ये जो सिद्धांत, कोई लड़का नहीं है मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है. सो होता क्या है जनरली कि हम किसी भी सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूवी, विजिबल, आईआर, गैमा, एक्स, कुछ भी हो सकती हैं. वो आगे बात करेंगे कि कहाँ पर क्या होता है. उनको किसी सैंपल में से पास करवाया जाता है एंड वी हैव टू स्टडी देयर रिस्पॉन्स, दैट्स इट. अब अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए, सो यू विल राइट बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक यूवी, आईआर एटसेट्रा आर पास टू एनी सैंपल एंड रिस्पॉन्स ऑफ द सैंपल इज मेजर्ड through with respect to wavelength, with respect to frequency of electromagnetic wave which was incident on the material. हम लोग सैंपल के ऊपर रेडिएशन फॉल करवाते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, एमिट हुई, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एमिटेड और एब्जॉर्ब फोटोन्स हैं, हम लोग उन फोटोन्स की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करते हैं. और वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे मिलर इंडिसेस रहते हैं क्रिस्टलोग्राफी के अंदर. एक ये वाला मिलर इंडिसेस, या मैंने कहूँ कि ये पीक यहाँ आ गई है तो ये इस मिलर इंडिसेस की होगी, और ये मिलर इंडिसेस इस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा. ये प्लेन इस बेसिस का हो सकता है, इस बेसिस में ये एटम होता है. तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के अंदर घुसते चले जाते हैं. सो ये कहानी थी इंट्रोडक्टरी, और मैं कहूँ कि ट्रेलर था स्पेक्ट्रोस्कोपी का. सो इतना सफिशिएंट है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज. यहाँ पर दो टर्म्स रहती हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यहाँ इसके अंदर हम हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, या मैं कहूँ कि जो मेजरमेंट्स इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी आर डन और ऑब्जर्वेशंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर डन विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर्स और स्पेक्ट्रोग्राफ्स जो होते हैं उनके साथ हम मेजरमेंट्स करते हैं. कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है. आईआर नाम तो सुना होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो यहाँ पर क्या रहता है, देखिए जैसे जो इंसिडेंट रेडिएशन यूज़ करेंगे उसी के ऊपर ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई क्राइटेरिया रहता है किसी भी क्लासिफिकेशन का हमेशा,
कि जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के सेक्शन बना दिए जाते हैं, डाइवर्स सेक्शंस, उन सेक्शंस को बनाने का एक तरीका होता है कि इंटेलिजेंट्स को अलग कर दिया, एवरेज को अलग कर दिया और बिलो एवरेज को अलग कर दिया, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कि जिनकी एडमिशन्स पहले हुई उनको पहले, या गर्ल्स बॉयज़, ऑड इवन रोल नंबर. सो देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया. So on the basis of radiation which is incident on the matter, various types होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसी पे नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इंसिडेंट रेडिएशन कौन सी रहेगी. सो IR में इंसिडेंट रेडिएशन रहती है इंफ्रारेड. Incident radiation is infrared and infrared radiations are made to fall on any sample, and basically this spectroscopy is also called absorption spectroscopy to identify chemical composition of any material. Infrared spectroscopy से हम किसी भी मटेरियल के केमिकल कंपोजिशन को पता करते हैं. अब इसके अंदर आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. जो मैं बात करूं कि नैनो रेंज के अंदर जो बायोमटेरियल्स होते हैं उन सब की स्टडी इसके अंदर करी जाती है. IR में भी हमें पता है 3 टाइप की IR रेडिएशंस होती हैं, नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस, मिड इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड फार इंफ्रारेड रेडिएशंस. नियर में मैं आपके पास आ जाती हूँ. नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें पता है 14,000 से 4,000 पर सेंटीमीटर तक की इनकी वेवलेंथ रहती है एंड दे आर यूज्ड टू स्टडी ओवरटोन्स. और अगर मैं मिड IR की बात करूं तो 4,000 पर सेंटीमीटर से लेके 400 पर सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस होती हैं, दोज आर टर्म्ड एज मिड IR रेडिएशंस, एंड वी यूज देम नियर IR, मिड IR एंड फार IR. ये 3 रहती हैं. यहाँ पर हम स्टडी करते हैं ओवरटोन्स की, और यहाँ पर हम बात करते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशंस की. Fundamental vibrations are studied in mid IR एंड फार IR के अंदर अगर हम बात करें तो 400 से 10 पर सेंटीमीटर तक की जो वेवलेंथ रहती है, दैट इज स्टडीड अंडर द कैटेगरी ऑफ फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं, वी स्टडी माइक्रोवेव्स, एंड माइक्रोवेव्स की बात करें, लो एनर्जी फिनोमिनाज जितने भी होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनको जनरली यूज़ किया जाता है. सो कमिंग ऑन टू, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज UV. ये UV युवराज नहीं है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात हो रही है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं तब हम उसको UV स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड और रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको कह देते हैं. मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर बैक्टीरिया कल्चर, ड्रग आइडेंटिफिकेशन एंड टू चेक न्यूक्लिक एसिड प्योरिटी. ये जो प्योरिटी वाली रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनके अंदर हम बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की, यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं वो UV रेज फॉल करवाई जाती है मटेरियल्स पे. एब्जॉर्ब्ड UV रेज का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी होता है और एमिशन स्पेक्ट्रा भी होता है. सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पर अक्सर स्टडी किया जाता है. और अगर उसके बाद मैं बात करूँ, एक टर्म आती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की. अनदर टर्म इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेम से ही क्लियर है कि इसके अंदर मास का रोल रहेगा, बिल्कुल रहेगा. प्रोटीन इंटरैक्शंस की जो स्टडी होती है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं. एंड वी ऑल्सो आइडेंटिफाई बायोमॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स present in biological samples. All these studies are done in mass spectroscopy. So basically mass spectroscopy deals with the calculation of E by M ratio, charge by mass ratio. Charge हमें पता रहता है तो वहाँ से mass calculate हो जाता है, mass पता रहता है तो charge calculate हो जाता है. So ये basic फंडा रहता है. एंड आफ्टर दैट मुझे नहीं भूलना चाहिए, एक बड़े फेमस फिजिस्ट रहे हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिला है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. रमन फिनोमिना बड़ा डिफरेंट फिनोमिना था. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रास जो हैं वो जहाँ पर फेल हो जाते हैं जो मॉलिक्यूल्स, वो रमन स्पेक्ट्रा दे देते हैं. और क्या रहता है कि बेसिकली रमन स्पेक्ट्रा के अंदर वी टॉक अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स, कि फोटोन मटेरियल के ऊपर आप फॉल कराएंगे, उस फोटोन के पास कुछ एनर्जी है, वो मटेरियल के अंदर जाएगा, इट विल इंटरैक्ट विद द मटेरियल पार्टिकल्स, वो जाकर उस मटेरियल के एटम्स के साथ टकराएगा, उस एटम से एनर्जी या तो ले लेगा
या दे देगा। अगर उससे एनर्जी ले ली है तो फोटोन की खुद की एनर्जी बढ़ जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो बाहर आई रेडिएशन, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। या क्या हो सकता है कि फोटोन अंदर गया, उसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा दान कर दिया, ले जा ले जा ले जा ले जा, तेरा 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 तेरा, गुरु नानक देव जी की तरह दान कर दिया। तो मुझे नहीं कहना चाहिए उनकी तरह, बिकॉज इतने जो प्योर सॉल है, वी कैन नॉट रीच अप टू देयर। चलो रेडिएशन आई, उसने अपनी कुछ एनर्जी दे दी, जब कुछ एनर्जी दे दी तो खुद की कम हो जाएगी, खुद की कम हो गई तो E इज इक्वल टू एच न्यू। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर E कम हुआ तो न्यू भी कम हो जाएगा। सो गैमा का इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, आउटगोइंग फ्रीक्वेंसी बाहर निकली, तो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और ये तब होगा जब फोटोन की अंदर जाकर कोलिजन इनइलास्टिक रहेगी। अगर वो कोलिजन इलास्टिक हो गई तो ना गेन ना लॉस, ना तेरा ना मेरा, वो बाहर निकल आएगा, एंड वी कॉल इट रेले स्कैटरिंग। सो रमन स्पेक्ट्रा के अंदर रेले लाइंस, स्टॉक लाइंस एंड एंटी स्टॉक्स लाइंस, 3 टाइप की लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती हैं। रिले लाइंस में कोई चेंज नहीं रहता, इंक्रीज एंड डिक्रीज रहती हैं, एंटी स्टॉक्स एंड स्टॉक्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि फोटोन की एनर्जी लूज और गेन करता है और आउटगोइंग रेडिएशन कैसी है, हम मटेरियल को पहचान लेते हैं, चोर कहाँ छुपा बैठा है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या छुपा बैठा है, उसके नेम में ही क्लियर हो जाता है। So fluorescence spectroscopy is used for fluorescence of any sample. Usually UV light is used here and using atomic fluorescence spectroscopy, AFS भी कहा जाता है इसको। और जो टेक्निक्स होती हैं AFS की, इन टेक्निक्स को यूज़ करके we can find the compound present in air, water or other media, कि कहीं भी दूसरे मटेरियल के अंदर कोई एटम मॉलिक्यूल छुपा बैठा है, हम उसको पहचान लेते हैं कि यहाँ चौर है। सो मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसके अलावा NMR, PR, बहुत सारी टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपीज रहती हैं। इन द वेरी लास्ट आई विल टॉक अबाउट मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में डिटेल से करेंगे। सो इन मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी गैमा रेज आर यूज्ड। मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंसिडेंट रेडिएशन रहती है वो है गामा रेज, और इनकी रिकॉयल लेस मैं बात करूँ कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन होती है। सो मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद रिकॉयल लेस गैमा रे एब्जॉर्प्शन और एमिशन, और मैं कहूँ इसको हम रिकॉयल लेस न्यूक्लियर रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब ये क्या होती है, बहुत डिटेल में इसकी बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।